इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेप्टाइड की, है ना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेप्टाइड। तो क्या होता है पेप्टाइड? एज यू नो, फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिटरमाइन विच रिएक्शन दे में अंडरगो। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का रिएक्शन देगा। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि हमारा जो हमारा जो अमीनो एसिड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अमीनो है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अमीनो एसिड with their functional group such as कार्बोक्सिल अमीनो एसिड जिसके पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। और आर ग्रुप भी होता है। आर ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप, आर ग्रुप के अंदर जो हमारा आर ग्रुप है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप वेरी करते हैं। ओ एच ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। NH2 भी हो सकता है आर ग्रुप में। आर ग्रुप में COOH भी होता है, ठीक है ना। और जो आर ग्रुप में वो अमाइड, आर ग्रुप में अमाइड भी होता है, आर ग्रुप में अमाइड भी होता है। देन हम जानते हैं तो जो है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो बताएगा किस टाइप की रिएक्शन देगा। तो मीन्स कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप और जो आर ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे टाइप का रिएक्शन हमारा होने वाले हैं। कैन अंडरटेक सेवरल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू अमीनो ग्रुप इंक्लूड ट्रांस ट्रांसमिनेशन ट्रांसमिनेशन अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एमिडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीडेटिव डिटर्मिनेशन। फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्शन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, एस्टेरिफिकेशन होगा। अमाइड के लिए एसिड एनहाइड्रेज अमाइड्स एंड एसिड एनहाइड्रेज। फॉर आर ग्रुप OH SH रिएक्शन इंक्लूड ऑक्सीडेशन एंड एस्टेरिफिकेशन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हम अभी नहीं देखेंगे इसको, अभी आगे देखेंगे। हम अभी बस बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की। हाँ, अभी हम बस एक चीज़ पे फोकस करेंगे, किस चीज़ पे? कंडेंसेशन रिएक्शन पे। ठीक है ना, हम ये सब चीज़, इन सब चीज़ को नहीं देखने जाने वाले हैं। मेन हमारा ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हम यही यही देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या है, हम यही देखने वाले हैं। बाकी सब चीज़ें हम अभी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आपको बता दूं कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना, एक कंडेंसेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। टिपिकली विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें लॉस भी होगा। ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, वो वाटर निकल सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जब हम दो अमाइनो एसिड का कंडेंसेशन करते हैं, तो लॉस ऑफ जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकलता है हमारा। ये दोनों मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये जो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, और लॉस ऑफ एक स्मॉल मॉलिक्यूल होगा जो होगा हमारा वाटर। तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। The peptide bond is a covalent bond between alpha amino group of one amino acid, ठीक है ना, and carboxyl group of another amino acid, forming an amide linkage, amide sorry amide linkage। एक सेकंड, तो हाँ, तो अमाइड लिंकेज होगा एक सेकंड खोल के बता, C डबल बॉन्ड ONH, इसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज, इसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ये हमारा अमाइड लिंकेज है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंडेंसेशन रिएक्शन, हमें पता है, विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन बोल सकते हो। टू अमीनो एसिड आर जॉइंट कोवेलेंटली। ये जो बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये याद रखना, ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, थ्रू एन अमाइड लिंकेज, टर्म्स एज पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या क्या आपको पता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक COOH, जैसे आप बोलते हो अल्कोहल OH, जैसे आप बोलते हो अमीनो ग्रुप NH2। तो अमाइड क्या है, अमाइड इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा इधर, इधर नाइट्रोजन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये होता है आपका अमाइड ग्रुप। ये आर वेरी कर सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी सिंपली हाइड्रोजन,
ये भी आर कैन बी सिंपली हाइड्रोजन, ये तो आर के से कुछ भी कार्बन चेन जुड़ी हो सकती है। ठीक है, ये आपका अमाइड ग्रुप है, तो पहचानना आना चाहिए आपको अमाइड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमें पता है अल्कोहल, ठीक है, अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमाइड ग्रुप आपको पहचानना आना चाहिए। देन तो हम बोल रहे हैं इसको अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज क्यों बोल, तो देख लो ना, CON, एक तरफ नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन से आर जुड़ा हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन, इसको आर मान लो, इसको आर डैश मान लो, तो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है अलग अलग नाइट्रोजन से, और एक इस तरफ खाली है, तो यही तो है अमाइड। दिख रहा होगा आपको अमाइड यहाँ पे, ठीक है, आपको अमाइड दिख रहा होगा, C11O N, इधर आर इधर भी आर, डिफरेंट। चलो ठीक है, अमाइड लिंकेज हमने समझ लिया। आगे देखते हैं, व्हेन टू अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड आपस में लिंक करते हैं, ठीक है ना, जब मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड, ये पेप्टाइड डाईपेप्टाइड, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये चीज़ देखना जरूरी है, जो प्रीफिक्स हम बोल रहे हैं ना डाईपेप्टाइड, डाई, जो हम बोल रहे हैं डाई मीन्स डाईपेप्टाइड, डाई इन डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड में जो ये डाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब है ये है कि इज यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, इसमें कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं, दो अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं, ठीक है ना, इसलिए हम यूज कर रहे हैं डाई। ट्राई मीन्स तीन अमीनो एसिड रेसिड्यू होंगे इसके अंदर, तो ट्राई पेप्टाइड, नॉट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो डाई यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ मोर अमीनो एसिड दी साइड चेन, साइड चेन का जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल, जो ट्राई पेप्टाइड है कंटेन्स 3 अमीनो एसिड, ट्राई मीन्स तीन, पेप्टाइड मीन्स यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पेप्टाइड मीन्स कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो तीन पेप्टाइड एसिड के रेसिड्यू जुड़े हुए हैं, तो उसको ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। एंड टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्साहेड, अब तो आगे बढ़ सकते हो आप, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। व्हेन मोर अमीनो एसिड आर जॉइंड दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड, अब ज़्यादा जोड़ दोगे स्ट्रक्चर, ज़्यादा अमीनो एसिड जोड़ते जाओगे तो हम बोल देंगे उसको ओलिगोपेप्टाइड। हमको पता है ना, एटलीस्ट आपको पता है इतना कि अराउंड 30 से नीचे भी, 30 है तो 20 से नीचे जो अमीनो एसिड हैं, इतने अमीनो एसिड अगर जुड़े हुए हैं, 30 है तो 30 से कम, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ओलिगोपेप्टाइड। joining of many more amino acid leads to the formation of polypeptide। पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे, जब हमारा 30 से ज़्यादा हो तब पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो आप। हम जानते हैं 20 और 30 से कम हो, इससे कम हो या तो इतना भी हो, तो इसको बोल देते हैं हम ओलिगोसेक्राइड, सॉरी ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड। यहाँ पे कोई क्लियर कट नहीं है ना कि बता दो कितना 20 से कम है या 30 से कम, 25 के बीच में होगा तो क्या, कोई क्लियर कट वो नहीं है कि हाँ इतना होगा तो इसको बोल सकते हैं, बस एक रेंज बता दिया गया है सिंपल सा। अब एक देखो, अमाइनो एसिड पॉलीमर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। अमाइनो एसिड का जो पॉलीमर, अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो पॉलीमर समझ रहे हो ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो पॉलीमर बोल रहे हैं, तो अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग तरीके से भी। एक तो कितना यूनिट के हिसाब से कितने अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक जुड़े हुए हैं तो एक तो जुड़े नहीं, तो दो तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, ये तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू उसके हिसाब से बोल देते हैं। अब दूसरे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि मोलिकुलर वेट कैसा है, मोलिकुलर वेट कितना है, ठीक है ना, और द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू दे कंटेन्स। molecules with molecular weight ranging from several thousand to several million Dalton, ठीक है ना, इसका जो रेंज होता है कुछ 100 मतलब कुछ 1000 डेल्टन से लेके, कुछ 1000 डेल्टन से लेके मिलियन डेल्टन, जैसे ये देख सकते हो 3 मिलियन डेल्टन, इसका जो मोलिकुलर वेट है 3 मिलियन डेल्टन। सबसे बड़ा प्रोटीन है ये टाइटिन, टाइटिन नाम का एक प्रोटीन है,
टाइटिन नाम का एक प्रोटीन है जो लार्जेस्ट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मसल्स में पाया जाता है। एक्टिनोमाइसिन को क्या करके रखता है, उनको आपस में कांटेक्ट आपस में जैसे एक जगह पे स्थिर करके रखता है एक्टिनोमाइसिन को, ठीक है ना, उनको बांधे रखता है। ज़्यादा नहीं जानना हमें, सिंपल से जानना है कि टाइटिन नाम का एक प्रोटीन है जो लार्जेस्ट प्रोटीन है, उसके अंदर 3 मिलियन डेल्टन का उसका मोलिकुलर वेट होता है। उसके अंदर 27,000 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने? 27,000 अमाइनो एसिड। तो मैं यहाँ पे बस ये दिखाने के लिए बता रहा था कि अमाइनो एसिड कितने हो सकते हैं, प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं। कुछ हज़ार से लेके कुछ 100 से लेके हज़ारों तक, 100 से लेके 1000 तक हो सकते हैं, कुछ 1000 तक। 27,000 अमाइनो एसिड, उनका वेट मिलियन में हो सकता है, मिलियन डेल्टन। कुछ हज़ार डेल्टन से लेके मिलियन मिलियन डेल्टन, सेवरल थाउजेंड डेल्टन से लेके मिलियन डेल्टन आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का है ये, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड का है ये। वेट किसका है, ये मोलिकुलर वेट किसका है, पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड का वेट जो है, पॉलीपेप्टाइड का जो मोलिकुलर वेट है वो सेवरल थाउजेंड डेल्टन से लेके मिलियन डेल्टन तक हो सकता है, मिलियन डेल्टन। तो बेसिकली 3 मिलियन डेल्टन इज दी मैक्सिमम, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोटीन है, इससे बड़ा कोई प्रोटीन है ही नहीं। मोलिक्यूल विद लो मोलिकुलर वेट फ्यूअर देन 50 अमाइनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड। जो 50 अमाइनो एसिड से जो कम है, 50 अमाइनो एसिड कोई ऐसा प्रोटीन चेन जिसमें 50 अमाइनो एसिड से भी 50, ये तो 50 से कम अमाइनो एसिड है, तो उसको हम सिंपली पेप्टाइड बोल देते हैं। पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलते इसको क्या बोल देते हैं, सिंपली पेप्टाइड। क्या बोल देते हैं, सिंपली पेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड हम किसको बोल देते हैं, 20 to 30, इससे अगर कम है तो ओलिगोपेप्टाइड बोल देते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड सिंपली 50 से कम है, उसको पेप्टाइड भी बोल सकते हो। जैसे 15 अमाइनो एसिड है तो इसको आप पेप्टाइड भी बोल सकते हो, ओलिगोपेप्टाइड पेप्टाइड बोल सकते हो, दोनों टर्म यूज कर सकते हो, बट आप पॉलीपेप्टाइड नहीं बोल सकते। पॉलीपेप्टाइड में 1000 सॉरी इसका वेट नहीं, पॉलीपेप्टाइड में 100 से ऊपर ही होता है, कोई इसका रेंज नहीं है उतना कि हाँ बोल दिया जाए कि हाँ इतना है। प्रोटीन में हैव 1000 ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन एंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको, ठीक है ना। एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, ज़्यादा देखोगे तो एक, ज़्यादा देखा जाता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ठीक है। और इसमें 1000 ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू हो सकते हैं, 1000 से लेके 1000 से लेके सेवरल थाउजेंड तक। 27,000 इज दी मैक्सिमम, इतना अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, पॉलिंग एंड कोरे, ये साइंटिस्ट हैं, इधर देख लो पहले, कि इन दी अर्ली ऑफ 1950s के अर्ली में, मीन्स अराउंड 1950s हो गया था, अब टाइम है 1950s का। लिनुक्स पॉलिंग एंड रॉबर्ट कोरे, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रपोज किया क्या, इन्होंने प्रपोज किया मॉडल, किस चीज़ का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का अपना मॉडल प्रपोज किया पहली बार, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है उन्होंने समझाने की कोशिश की। नोन एज दी पॉलिंग कोरे मॉडल, इन्होंने अपना मॉडल दिया पॉलिंग कोरे मॉडल, किस चीज़ का मॉडल है ये, प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मॉडल दिया। क्या कहता है ये मॉडल, दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ये मॉडल किस चीज़ पे बेस्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड के एनालिसिस पे, विच इज द केमिकल बॉन्ड दैट जॉइन अमाइनो एसिड टुगेदर इन प्रोटीन। हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, अमाइनो एसिड को जोड़े रखता है, दो अमाइनो एसिड को जोड़े रखता है इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। दे डिटरमाइन दैट द पेप्टाइड बॉन्ड हैज ए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उन्होंने पहली बार बताया कि जो बॉन्ड है वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, कि अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कि ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर आपको लोअर क्लासेस से पता होगा पार्शियली डबल बॉन्ड क्या होता है, which restrict rotation around the bond that leads to the certain geometric constraint in protein structure। अब आपको पता तो होगा ना कि कोई दो मॉलिक्यूल है, मान लो ये कार्बन है ये नाइट्रोजन है,
तो ये सिंगल बॉन्ड है अगर इनके बीच में, तो ये नाइट्रोजन ये बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट कर सकता है, ये चीज़ें रोटेट कर सकती है। इमेजिन कर लो 2 बॉल इमेजिन करो, उनके बीच में एक स्टिक के दोनों एंड पे आपने 2 बॉल लगा दिए। अब आप दोनों बॉल को घुमा सकते हो दोनों तरफ से, आराम से घुमा सकते हो, आराम से घुमा सकते हो। बट अगर 2 बॉल है, उनमें आपने 2 स्टिक से जोड़ रखा है, 2 स्टिक, 2 बॉल के बीच में 2 बॉल, इमेजिन करो 2 बॉल और आपने 2 स्टिक लगा रखी है। अब आप जब इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये रोटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो रोटेशन कर शो करता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो ये रोटेशन हो पाएगा, ये रोटेशन हो पाएगा। बट डबल बॉन्ड, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड भी, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये जो रोटेशन होता है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कि ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड को। और इसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो ये बॉन्ड बना है, जो ये बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड, वो क्या बनाता है, वो बनाता है बैकबोन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। Pauling and Corey, two well-known scientists who analyze the geometry and dimension on the peptide bond, ठीक है, उन्होंने अपना स्टडी की चीज़ पे किया था, पेप्टाइड बॉन्ड को अपने ध्यान में रखते हुए स्टडी की थी और डायमेंशन और ज्योमेट्री पता किया था। लेट द बेसिस ऑफ करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, अभी जो हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ पा रहे हैं इसी वजह से इन्होंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बाकी और भी चीज़ें बताई कि प्लेनर है, आगे देखेंगे क्या है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा वॉटसन एंड क्रिक ने भी यही डाटा यूज़ किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को यूज़ करके उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, आपको पता होगा वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डाटा दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल दिया था, वो भी किस चीज़ पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर। स्टडीज ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अमाइनो एसिड, ऊपर छूट गया कुछ नहीं, कैरेक्टराइज द प्रोटीन बॉन्ड, ठीक है, एज रिजिड एंड प्लेनर। अब जो क्या होता है, मैं तो लेता हूँ, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज करके उन्होंने जो क्रिस्टल्स की जो स्टडी करी, किस चीज़ के क्रिस्टल, अमाइनो एसिड के क्रिस्टल्स की स्टडी करी, किस चीज़ को यूज़ किया उन्होंने यूज़ किया एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को। ये क्या होता है अभी हमें नहीं जानना, बस जानना है कि हाँ एक टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है, ठीक है। तो हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पता करते हैं इस चीज़ से को यूज़ करके, इस डिफ्रैक्शन डाटा को यूज़ करके। तो उन्होंने पता किया कि जो अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड है उसमें जो ये कार्बन है, पेप्टाइड बॉन्ड का जो ये कार्बन है, पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो कार्बन है और पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से जुड़े ग्रुप कौन कौन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। और इस कार्बन से जुड़े ग्रुप कौन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, और तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना। हाँ, तो ये सभी क्या है, एक प्लेन में है, ये सभी क्या है, एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब अब आपको पता होगा ना इतना था कि एक प्लेन में होने का क्या मतलब है, ठीक है, एक प्लेन में होने का क्या मतलब है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड एज ए रिजिड, पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड होती है तो हमने पहले बताया था, और वो प्लेनर है। ऑल दी 6 एटम ऑफ दी पेप्टाइड ग्रुप लाई इन दी सिंगल प्लेन। ये जो सारे ग्रुप हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये सभी क्या है, एक सिंगल प्लेन में है। 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो 6 ग्रुप हैं आपके, ये जो सारे 6 ग्रुप हैं, ये सारे क्या हैं, सिंगल प्लेन में। मीन्स अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे तो पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो इनको। एक यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये सिंगल प्लेन में है, मीन्स ये ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर नहीं है, ये तो कार्बन इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर नहीं है। आपको पता होगा ना, ऐसे करके दर्शाते हैं,
तो ऐसे करके दर्शाते हैं, ये बाहर निकला हुआ, ये अंदर घुस जाता हुआ, बट ये ऐसा नहीं है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में होता है, तो हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दर्शाते हैं। इतना तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आई होप कि आपको पता होगा ये चीज़। तो प्लेनर मोलिक्यूल, प्लेनर है ये, जो कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़े जो ग्रुप हैं आपके टोटल 6, ये आपके कैसे हैं, प्लेनर है, कैसे हैं, प्लेनर है। जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े 6 ग्रुप हैं, जो पेप्टाइड ग्रुप 6 एटम ऑफ द पेप्टाइड ग्रुप लाई इन द सिंगल प्लेन, द CN बॉन्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 अमाइनो एसिड, हमें पता है ना जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है और दो अमाइनो एसिड के ज्वाइनिंग से होने से फॉर्म होता है। आर शॉर्टर देन, हाँ एक चीज देखो, बोला जा रहा है कि जो ये वाला, सॉरी, जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, और कंपेयर करोगे ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, अल्फा कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड छोटा है, पेप्टाइड बॉन्ड छोटा है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है ना, ये भी नाइट्रोजन और कार्बन, ये पेप्टाइड बॉन्ड भी नाइट्रोजन और कार्बन, बट ये वाला बॉन्ड बड़ा है, ये वाला छोटा है। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों छोटा है, क्योंकि ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड छोटा होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है ये अब कि जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ 2 अमाइनो एसिड मीन्स जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है आर शॉर्टर देन अदर टाइप ऑफ CN बॉन्ड, अदर टाइप ऑफ CN बॉन्ड मीन्स ये वाला बॉन्ड अल्फा कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा, अल्फा कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा जो नाइट्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बड़ा होता है, ये बॉन्ड लार्जर होता है कंपेयर टू ये पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दी पेप्टाइड बॉन्ड हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, हमें पता है, इसी वजह से ये चीज़ होती है। इट शोज रेजोनेंस और पार्शियल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन एंड दी अमाइड नाइट्रोजन, हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। देयर इज लिटिल फ्रीडम और नो रोटेशन अराउंड दिस बॉन्ड, कि इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। रोटेशन इज परमिटेड अबाउट कार्बन और नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन और ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, क्यों, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड है, बट ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो कार्बन था और ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो रोटेशन यहाँ पे हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। द रिजिडिटी ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ सीरियस स्ट्रक्चरल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो रिजिडिटी है तो यही जो रिजिडिटी है जो आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के कारण, रिजिडिटी क्यों आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के कारण, कि ऐसा क्या खास है पेप्टाइड बॉन्ड में, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो क्या दिक्कत होगी, पार्शियली डबल बॉन्ड होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये रिजिड हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसकी वजह से ये चीज़ें क्या हो जाएगी, रिजिड बॉन्ड कहलाएगी ये, और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज कि कोई एक बैकबोन देखा होगा ना, बैकबोन, तो बैकबोन ऐसा नहीं है कि आप उसको मोड़ छोड़ के कुछ भी, इमेजिन करो ना, एक ह्यूमन बैकबोन क्या हो सकता है, क्या आप इसको यहाँ से बिल्कुल बेंड कर सकते हो क्या, यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे टूट के ऐसे नीचे गिर जाए, ये पूरा राइट इसको मोड़ सकते हो, ये पूरा लेफ्ट मोड़ सकते हो, ये तो पूरा इसको एक बेंड कर सकते हो, पूरा बेंड कर सकते हो, क्यों, यहाँ पे रोटेशन इतना पॉसिबल नहीं है, एक हद तक पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है लाइक ए रबर, कि इसको मस्त आप इसे, एक रबर था इतना लंबा, इसको आप क्या किए, इसको आप मोड़ के ऐसे कर दिए, फिर तो ये कोई रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये कोई बैकबोन फॉर्म नहीं करता, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये बैकबोन फॉर्म कर रहा है कि जिसका प्रोटीन मॉलिक्यूल का। आई होप थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे।
तो इस चीज़ के बारे में तो हमने बात कर लिया था, ठीक है ना, कि जो हार्मोन इंसुलिन है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो 16 होगा बेसिकली। ए चेन होती है, बी चेन होती है, ए चेन और बी चेन होती है। बी चेन में 30 अमाइनो एसिड, ए चेन में 21 अमाइनो एसिड, टोटल 51 अमाइनो एसिड, ठीक है ना। और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें 9 अमाइनो एसिड होती है। सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है, सॉरी, सबसे छोटा प्रोटीन होता है 20 अमाइनो एसिड वाला, ठीक है ना। ट्रिप केज बोलते हैं, टीआरपी केज टीआरपी केज बोला जाता है इसको। मिनी प्रोटीन बोला जाता है, मिनी प्रोटीन। अब देखते हैं, ईच अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड रेसिड्यू, ठीक है ना। अब जो अमाइनो एसिड में मान लो कोई एक, ये मान लो ना, ग्लूटामीन, सिस्टीन और ग्लाइसिन। तो अब जो ये अमाइनो एसिड है ये रेसिड्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमाइनो एसिड रेसिड्यू। इसको ऐसे ही बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो ईच अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ये तो रेसिड्यू सिंपली बोल सकते हो। द टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद फ्री अमीनो ग्रुप। जो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, ठीक है ना, देखो बना के दिखा देता हूँ। कार्बन, CO, नाइट्रोजन, कार्बन, इससे R ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इससे R ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे NH2। अब देखो दो मैंने जोड़ा, ये तो ये रहा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो एक टर्मिनल राइट की तरफ आपको दिख रहा होगा क्या फ्री है? कार्बोक्सिल ग्रुप है इधर, ठीक है ना। और लेफ्ट की तरफ क्या फ्री है? अमीनो ग्रुप। लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको? अमीनो ग्रुप। जनरली ऐसे ही डिनोट कर, ऐसे ही बनाया जाता है। लेफ्ट में आप अमीनो ग्रुप फ्री रखोगे और राइट में कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रखोगे। दो टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। राइट टर्मिनल में आप हमेशा कार्बोक्सिलिक दिखाओगे और लेफ्ट टर्मिनल में NH2। तो राइट द टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू, जो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू है उसमें विद फ्री अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, इसमें क्या होगा? फ्री अमीनो ग्रुप इज नॉन एज एन टर्मिनल। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एन टर्मिनल, ठीक है ना, इसको बोलेंगे एन टर्मिनल रेसिड्यू। एंड इज रिटन इन दी लेफ्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इन एन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। इट रेफर्स टू द स्टार्ट ऑफ ए प्रोटीन। और प्रोटीन फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले ये वाला अमाइनो एसिड से ये जुड़ा, फिर इससे कुछ और जुड़ेगा, फिर उससे कुछ और जुड़ेगा, ठीक है ना। पहला अमाइनो एसिड ये है प्रोटीन। जैसे हम प्रोटीन बना रहे हैं तो पहला अमाइनो एसिड हमने इसको रखा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसके बाद कुछ और जोड़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ और जोड़ेंगे। तो यही ये क्या रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्ट यहीं से होता है। ये एक नंबर, पहले हमने इसको जोड़ा, फिर इसको। सबसे लास्ट कौन आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, राइट साइड में आएगा। जो सबसे लास्ट में जोड़ेंगे वो राइट साइड में रखा जाएगा। और उसमें क्या, कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो एसिड विथ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप इज नॉन एज सी टर्मिनल। उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं, क्यों? कार्बन है इसलिए। रेसिड्यू इज रिटन ऑन दी राइट साइड पे लिखा जाता है इस चीज़ को अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। व्हेन द प्रोटीन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम मैसेंजर RNA इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। आपको पता है, अगर सबसे पहले अगर आपको 10 अमीनो एसिड जोड़ना है, 10 अमीनो एसिड जोड़ना है, तो पहला जो अमीनो एसिड जोड़ोगे तो उसका एक तरफ इधर क्या फ्री रहेगा? अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा। कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? अमीनो। फिर से जोड़ोगे, जो दूसरा नंबर जोड़ोगे उसका C फ्री रहेगा, फिर कुछ और जोड़ दोगे, तीसरा जोड़ दिया, चौथा जोड़ दिया, पाँचवा जोड़ दिया, तो इसका लास्ट में क्या फ्री रहेगा? कार्बन ग्रुप फ्री रहेगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा, ठीक है। तो द कन्वेंशन फॉर राइटिंग polypeptide sequence is to put the n terminus on the left side and write the sequence from n terminus to C terminus। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, n terminus से लेके C terminus की ओर लिखते हैं इस चीज़ को। द नेम ऑफ इंटरमीडिएटरी अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर रिटन इन द सेम सीक्वेंस। इंटरमीडिएटरी ये बीच वाले को बोला जा रहा है, इंटरमीडिएटरी अमाइनो एसिड इस बीच वाले को बोला जा रहा है। द नेम ऑफ इंटरमीडिएटरी अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर रिटन इन द सेम सीक्वेंस। ऐसे ही पहले हमने GLU को जोड़ा, फिर CYS को जोड़ा, फिर GLY को जोड़ा। तो बता सकते हो कि ग्लाइसिन, ये वाला ग्लाइसिन का कौन सा पोर्शन, ग्लाइसिन में क्या फ्री है, कौन सा ग्रुप फ्री है? तो COOH ग्रुप फ्री है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप फ्री है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टर्मिनस है? एन टर्मिनस। ये कौन सा टर्मिनस है? ये हमारा C टर्मिनस। तो बता सकते हो सबसे पहले कौन सा, कहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोटीन चेन बनना? ये जो पेप्टाइड चेन है वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है? तो GLU से स्टार्ट हुआ है, ग्लूटामीन से स्टार्ट हुआ है।
और ग्लाइसिन पे एंड हुआ है। सबसे लास्ट में हमने क्या जोड़ा, ग्लाइसिन। पहले क्या जोड़ा, ग्लूटामीन, फिर सिस्टीन, फिर ग्लाइसिन। समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटेथायोनिन, ग्लूटेथायोनिन इज ए ट्राइपेप्टाइड। इस प्रोटीन का नाम है ये, सॉरी प्रोटीन तो नहीं है ये पेप्टाइड है जिसमें 3 अमाइनो एसिड है। ये एक पेप्टाइड है जिसके अंदर 3 अमाइनो एसिड है। नाम क्या है, ग्लूटेथायोनिन, ग्लूटेथायोनिन, ग्लूटेथायोनिन। बेसिकली थायो जहाँ पे भी आ जाए ना, समझ जाना सल्फर है। 16 है ना, 16 में सल्फर होता है, थायो। ग्लूटेथायोनिन मीन्स ये जो प्रोटीन है उसके अंदर आपके पास सल्फर है। ग्लूटेथायोनिन इज ए ट्राइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड है इसलिए ट्राइपेप्टाइड ऑफ नॉन प्रोटीन ओरिजिन। क्या है, नॉन प्रोटीन ओरिजिन। दिस इज नॉट ए प्रोटीन, दिस इज नॉट ए प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। विद ग्लूटामिक एसिड एंड टर्मिनस, जो ग्लूटामिक एसिड है इसका कौन सा टर्मिनल फ्री होगा, एन टर्मिनस। और ग्लाइसिन का सी टर्मिनस। 16 तो बीच में होगा, इंटरमीडिएट सॉरी इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड रेसिड्यू 16। एंड जो ग्लाइसिन है उसका सी टर्मिनस रेसिड्यू क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इट इज रिटन एज ऐसा। अब आप समझ सकते हो, अगर आपको बोला जाए कुछ भी एग्जांपल देकर, मान लो ऐसे ही कुछ एक एग्जांपल देकर बोल दिया जाए, बताओ कि कौन सा टर्मिनस, इधर कौन सा टर्मिनस फ्री है, ग्लूटामीन में कौन सा टर्मिनस फ्री है, ग्लाइसिन में क्या कौन सा ग्रुप फ्री है, इसको आप कौन सा टर्मिनस बोलोगे, इसको कौन सा टर्मिनस बोलोगे, ठीक है ना। तो आपको सीक्वेंस जोड़ने दिया जाएगा। तो आप अब लॉजिक समझ रहे हो। राइट हैंड साइड पे हमें सबसे पहला जो जोड़ना है, मान लो आपको बोला जाएगा कि आपको 5 अमाइनो एसिड को जोड़ना है। सबसे पहले जोड़ना है आपको ग्लाइसिन को, फिर एलिनिन को, फिर वैलिन को। तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले क्या बोला आपको जोड़ना है, ग्लाइसिन, तो GLY, ठीक है। फिर आपको बोला एलिनिन, तो ALA, फिर वैलिन, तो लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। लेफ्ट से स्टार्ट करो तो लेफ्ट में क्या कौन सा ग्रुप फ्री रहता है, NH2 ग्रुप। जहाँ पे खत्म हो जाएगा उस तक कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा, कार्बन वाला ग्रुप, COOH वाला कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसको कौन सा टर्मिनस बोलोगे, सी टर्मिनस। इसको कौन सा टर्मिनस बोलोगे, एन टर्मिनस, ठीक है। बीच वाले को हम क्या बोल रहे हैं, बीच वाले क्या क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएटरी अमाइनो एसिड रेसिड्यू, इंटरमीडिएटरी अमाइनो एसिड रेसिड्यू। इंटरमीडिएटरी मतलब बीच में आ रहे हैं दोनों के, ये दोनों टर्मिनस वाले हैं, ये और ये टर्मिनस है लास्ट वाले, और ये इंटरमीडिएटरी। सब तो हो गया, ठीक है। ये चीज़ देख लो एक, डू दी R ग्रुप बाउंड इन दी सेंट्रल कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन से R ग्रुप जुड़ा हुआ है, पार्टिसिपेट इन दी पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, कैसे हो जाएगा। ये R ग्रुप का पेप्टाइड बॉन्ड से क्या लेना देना है, पेप्टाइड बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन और अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन। अल्फा कार्बन नहीं, याद रखना, अल्फा कार्बन नहीं बना रहा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आइटम। नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन, अल्फा नाइट्रोजन, अल्फा अमीनो एसिड का नाइट्रोजन, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मान लो अगर आर ग्रुप, आर में भी अगर आपको कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, ग्लूटामीन, है ना, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में COOH होता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड में, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड में, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कौन सा अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप, ठीक है। अल्फा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको अल्फा कार्बोक्सिलिक क्यों बोले, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नो डू दी हाइड्रोजन ग्रुप बाउंड टू दी सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन ग्रुप है। सेंट्रल एटम हम यहाँ पे अल्फा, सॉरी कायल कार्बन मीन अल्फा कार्बन को बोल रहे हैं, ठीक है ना, अल्फा कार्बन को बोल रहे हैं। अल्फा कार्बन से एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक तरफ R होता है, एक तरफ COOH होता है, एक तरफ NH2, ध्यान में रखना।
तो जो हाइड्रोजन ग्रुप है बाउंड टू दी सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन पार्टिसिपेट इन दी पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, पहली बात तो हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, कोई सा भी हाइड्रोजन एटम हो। कौन पार्टिसिपेट करता है? कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा? अमीनो ग्रुप वाला, अल्फा अमीनो ग्रुप वाला, अल्फा अमीनो एसिड वाला, अल्फा अमीनो ग्रुप वाला, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। डू दी अमीन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उससे जुड़े अमीन और उससे जुड़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उससे जुड़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या ये अमीन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट इन यूनियन बिटवीन अमीनो एसिड? हाँ, यही तो करते हैं ना। इस सेंट्रल एटम से जुड़े, सेंट्रल एटम इसको बोल रहे हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यही तो दो अमीनो एसिड का यूनियन कराते हैं, उनको जोड़ते हैं। यस, दिस इज यस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये चारों स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बेसिकली मेरे हिसाब से 4 लेक्चर लगेगा इसको कवर करने में, 4 लेक्चर में हम ये चारों स्ट्रक्चर को कवर कर देंगे। फिर उसके बाद 5 लेक्चर में हम इस और 5 लेक्चर लगेंगे और ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।